नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो खबरों की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि एंटी लव जिहाद कानून को विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में भी पास करा लिया गया है। समाजवादी पार्टी ने भारी हंगामा किया था, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधान परिषद में भी इस विधेयक को ध्वनि मत से पास करा लिया है। विधान परिषद में दिनेश शर्मा ने विधेयक को पढ़ा, तो वहीं इस दौरान सपा के सदस्यों ने वेल में आकर विधेयक की प्रतियां फाड़ी हैं, सभापति पर फेंकते नजर आए, जिससे सदन की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब कड़े रुख के साथ दिया था। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप किस तरीके से सपा ने हंगामा किया है। लव जिहाद विधेयक विधान परिषद से पास हो गया है। राज्यपाल के मंजूरी के बाद अब ये कानून भी जो है वो बन जाएगा। तो सपा के सदस्यों ने सभापति पर इसकी प्रतियां जो है वो फाड़ कर फेंकी हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ है। जहां काम ज्यादा मिलेगा किसान को, उसकी स्वतंत्रता। नहीं, मुझे अगर मैं कोई चीज उत्पादन कर रहा हूं और मुझे लखनऊ के मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मंडी मुझे बाध्य नहीं कर सकती कि मैं मंडी के साथ यहां पे अनुबंध करके बाहर नहीं बेच सकता। पहले तो मंडी के लोग झपट पड़ते थे, रोकते थे, जबरदस्ती टैक्स वसूली करते थे। आज आप मंडी के बाहर मंडी समिति आपसे कोई टैक्स नहीं दे सकती है। आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर दूंगा, पेट के सारे दर्द को दूर कर दूंगा। इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं मैं। एक बार सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। तो यूपी सरकार ने महिलाओं और साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन और साथ ही सशक्तिकरण के लिए आज से 8 मार्च तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्राओं के नाम पर गांव में तालाब यहां पर करते हुए उसका सौंदर्यीकरण जो है वो कराया जाएगा। साथ ही तहसील स्तर पर विशिष्ट जो उपलब्धि हासिल करने वाली 5 महिलाओं को 8 मार्च को यानी महिला दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि विरासत अभियान के दौरान दरअसल दर्ज महिला खातेदारों और खातेदारों को 8 मार्च को खतौनी की नकल है वो मुफ्त में बांटी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि शासनादेश और अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इसको जारी किया है। इस आदेश को आपको बता दें कि गांव के अंदर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है योगी सरकार की तरफ से। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद योगी सरकार का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गांव का कोई भी जो तालाब होगा वो मेधावी छात्रा के नाम पर रखा जाएगा। और आगे बढ़ते हुए 8 मार्च को विरासत के दौरान ही खसरा खतौनी जो है वो महिलाओं को मुफ्त में दी जाने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का नारा जो है वो दिया जाता है। तो संजीव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट इस खबर के रिगार्डिंग आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांवों में अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। इसी के चलते मेधावी छात्राओं के नाम पर अब गांव में तालाबों के नामकरण किए जाएंगे। इससे तमाम जो चीजें हैं, विरोध लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो छात्राओं के और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं। इसको लेकर अब सरकार अपना नैरेटिव सेट करना चाहती है और उत्तर प्रदेश के गांवों में उन मेधावी छात्राओं के नाम पर यदि तालाबों के नाम होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति ये मैसेज जाएगा कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से गंभीर है। आगामी अगला जो वर्ष है 2022 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं सरकार गाँवों की सरकार अपनी बनाना चाहती है और गाँवों की सरकार के जरिए 2022 का जो मिशन मुख्यमंत्री है, मिशन उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको फतह करना चाहती है अंजलि जी।
से इसका जो खाका है वो तैयार किया गया है। ग्रामीण आंचल में खासकर जो सरकारी स्कूल है वहां पे किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाया जाएगा, इसके लिए क्या कोई कमेटी गठित की जाएगी जो कि इस पर आगे काम करेगी, और किस तरीके से इसका रखरखाव जो है वो यहाँ पर किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अंजलि, लगातार जिलाधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों से पूरे जो ग्रामीण स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उनमें लगातार महिलाओं के सम्मान के स्लोगन, इसके अलावा जो महिलाओं को सम्मान के देने की बात है, वो उस तरीके की कार्रवाइयां, उस तरीके की योजनाएं चलाई जाएंगी। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पंचायतों की तैयारी पूरी कर चुकी है। 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे वाराणसी में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी तरीके से महिलाओं के सम्मान और गांव के विकास को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट भी है कि आखिरी मैदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने तो ऐसे में कहीं ना कहीं गांवों के विकास से देश के विकास का जो कंसेप्ट है, मोदी जी का जो कंसेप्ट है, उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगे बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अंजलि, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है योगी सरकार की तरफ से। इससे छात्राओं को तो जो है ऊर्जा मिलने ही वाली है, साथ में साथ कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जाएगा कि सरकार महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उसके सम्मान के लिए बेहतरीन बिल्कुल, और एक अच्छा कदम है कि सिर्फ दावे नहीं हो रहे, उस पर काम भी हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। प्रियंका गांधी लगातार संगठन की मजबूती को लेकर नेताओं से बातचीत भी कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति और मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर ली गई है और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी 2022 के घोषणा पत्र को तैयार करने से पहले हर जिले में जाएगी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि घोषणा पत्र समिति 27 और 28 को बहराइच में लोगों से बातचीत करने वाली है। बिल्कुल, तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि यूपी के दौरे पर लगातार एक के बाद एक जा रही हैं, और जाहिर तौर पर पूछा ऐसा लग रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो जमीनी स्तर है उसे कांग्रेस का कमजोर करने की पूरी जो दारोमदार है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है। और जैसा कि आपने इसमें जिक्र भी किया है कि जो मैनिफेस्टो है उसमें एक शायद हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से यहाँ पर दिया जाए कि क्या कुछ जमीनी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है मैनिफेस्टो में डालने के लिए। तो बिल्कुल अंजलि, प्रियंका गांधी वाड्रा साफ तौर पर आक्रामक नजर आ रही हैं और इस दौरान सबसे बड़ी और अहम बात जो है वो ये कि कांग्रेस चाहती है कि हर निचले तबके से, अंत्योदय का नारा भले ही भाजपा का है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस निशाना साधना चाहती है कि हर वर्ग के साथ कांग्रेस का जुड़ाव हो सके। बिल्कुल, और कांग्रेस का दाव ये भी है कि पहले राहुल गांधी थे तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा है। देखते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा का जादू कितना चलता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में विलय नहीं करने के संकेत दिए हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा है हमारी पार्टी विलय नहीं करेगी बल्कि गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी। आगे उन्होंने कहा है कि मैंने अखिलेश यादव से भी अपील की है कि हम सबके साथ 2022 में चुनाव लड़ें, क्योंकि पहले परिवार का एक होना जरूरी है। वहीं इस दौरान शिवपाल यादव बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। तो एक साथ ना सही लेकिन एकजुट होने की बात यहां पर पूजा कह रहे हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल, तो एकजुट होने के बाद शिवपाल यादव कहते नजर आए। दूसरी तरफ यूपी के विधानसभा चुनावों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सक्रिय हो गए। जी हां, अखिलेश यादव पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तो वहीं आज अखिलेश यादव मिर्जापुर में रहने वाले हैं। इस दौरान 2022 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन होने वाला है और कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों अखिलेश जौनपुर में संगठन को मजबूत करते हुए नजर आए थे और जब जौनपुर जा रहे थे अखिलेश अंजलि, उस दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा, रोजगार का मुद्दा एक बार उठाया। और जब वाराणसी के जो एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचे थे अखिलेश यादव, उस दौरान उन्होंने रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से उठाया था। तो इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश यादव के मिर्जापुर दौरे से जुड़ा हुआ? देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा, अखिलेश वाराणसी में रात्रि प्रवास संकट मोचन दर्शन किया, उसके बाद आज उनका मिर्जापुर विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन करना है। उसके बाद वहां से कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जाना है और वहां से
कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तदोपरांत वो फिर वाराणसी आएंगे और कल रविदास मंदिर में दर्शन व पूजन करेंगे। जी पूजा। जी बिल्कुल। हालांकि धर्मेंद्र, एक बात और यहां पर समझने वाली होगी, क्योंकि यूपी विधानसभा का जिक्र जब भी आता है, एक समय वो था जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश और साथ ही यहां पर लगातार अखिलेश यादव का दबदबा देख रहा है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राजनीति एक साथ भी उत्तर प्रदेश ने देखी है, लेकिन अब जब अलग अलग है, विलय तो नहीं, लेकिन एक साथ चुनाव लड़ने का यहां पर जो संकेत है वो जरूर यहां पर शिवपाल यादव देते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, फिलहाल में अखिलेश गठबंधन को लेकर अभी कोई उसका उत्तर नहीं दिए हैं और कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन सांकेतिक रूप से यह स्पष्ट है कि गठबंधन के तर्ज पे ही चुनाव होगा, क्योंकि सपा के अन्य जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं उनका लगातार बयान और ओपिनियन आता रहा है। क्योंकि पूर्वांचल में जब भी दौरा हुआ है तो सांकेतिक रूप से ही अखिलेश ने संकेत दिए हैं, लेकिन स्पष्ट अभी तक नहीं कर पाया। अंजलि, ठीक है। धर्मेंद्र, आपसे मेरा सीधा सवाल, आपने जब बातचीत की शुरुआत करी उस दौरान आप जो है बहुत लंबी फेहरिस्त आपने बताई कि किन किन मंदिरों में अखिलेश यादव गए। मंदिरों की दौड़ बहुत ज्यादा चल रही है, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर अखिलेश यादव, लगातार मंदिरों का रुख करते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष ने अपना माइंड सेट कर लिया है, उनको समझ में आ गया है कि हिंदुत्व के रास्ते ही 2022 तय होगा? देखिए, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा पूजा की पूर्वांचल में 2019 से जो धर्म और संस्कृति से जोड़कर लगातार सभी पार्टियां चुनाव में उतरी थी। चूंकि सपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो ये लगातार धर्म को जोड़ के गंगा के प्रियंका गांधी का कहीं गंगा का दौरा लेकर अखिलेश का कहीं रविदास मंदिर जाना और छत्तीसगढ़ जाना, क्योंकि जातिगत वोटों का जो समीकरण है पूर्वांचल में, ये लगातार पार्टियां उनके लेवल को देखती हैं कि क्या है और वो कहां से हिट हो सकता है, कहां से उन्हें हम पकड़ सकते हैं, एक मजबूत सेंटर पकड़ने की कोशिश करते और हैं। मंदिर के साथ साथ विशेष भगवानों को भी चुना जा रहा है। धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष भगवानों को चुना जा रहा है वर्ग साधने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अंजलि, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, एजेंडा सेट है और माइंड क्लियर नजर आ रहा है विपक्ष का। उनको पता है कि हर वर्ग को साधना है, तो उनके महापुरुषों के लिए होकर बिल्कुल। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकी लगाती है, तो फिर अखिलेश यादव मंदिरों में पूजा अर्चना करते देखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2022 विधानसभा चुनावों में 1 साल का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की छोटी इकाई एबीवीपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी को मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी का सूपड़ा साफ हो गया और इस छात्र संघ चुनावों में 2 सीट पर एनएसयूआई ने बाजी मारी, जबकि एक सीट पर सपा और निर्दलियों का कब्जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। उधर अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तांडव वेब सीरीज को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट बेहद नाराजगी भी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में हुए शूटर गिरधारी विश्वकर्मा और डॉक्टर का एनकाउंटर यूपी पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल लखनऊ सीजेएम की कोर्ट ने डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह और एनकाउंटर में शामिल रहे कई पुलिस अफसरों को कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश आजमगढ़ के वकील सर्वजीत सिंह की याचिका पर कोर्ट ने दिया है। तो अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनूप, क्या कुछ अपडेट? दोनों खबरों से जुड़े सवाल मेरे आपसे रहने वाले हैं अनूप। अमेजॉन प्राइम का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। अमेजॉन प्राइम की जो इंडिया हेड हैं, उनको एक तगड़ा झटका लगा है, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से।
देखिए पूजा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अमेजॉन की जो स्टेट इंडिया हेड हैं अपर्णा पुरोहित, वो लखनऊ में आई थी और उन्होंने जिस तरीके से अपनी याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, जिसको अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ हजरतगंज कोतवाली में अपने बयान दर्ज कराने आई थी, जिसको कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा था और हजरतगंज जो विवेचक हैं उनकी तरफ से वहाँ नोटिस गई थी, उसके बाद यहाँ पर बयान दर्ज किए गए थे। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अपर्णा पुरोहित कानून का सहारा ले रही थी, भले ही कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं या फिर उस मामले से दोषमुक्त अपने आप को बता रही थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे संविधान में भी है लिखा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी हर व्यक्ति को है, किसी व्यक्ति को धर्म से आहत करने किसी का अधिकार नहीं दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से अपर्णा पुरोहित की जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसको खारिज करते हुए इस बात को साफ कर दिया है। अगला सवाल गिरधारी पर रहेगा, पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल अनूप, गिरधारी एनकाउंटर मामले में अब जो ये नया मोड़ आया है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? देखिए अंजलि, भारतीय संविधान के तहत अगर बात करें, कानून प्रक्रिया की बात करें, तो पूरे संविधान में एनकाउंटर नाम से कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसी हालत में कुछ चीजें लिखी हुई हैं उसमें कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा है उसमें या फिर जवाबी कार्रवाई में व्यक्ति मारा जाता है, तो ऐसे में तुरंत नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद तुरंत उसको कोर्ट में भी सूचित करना जरूरी होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन गिरधारी विश्वकर्मा के एनकाउंटर के बाद ना तो पुलिस उसको एफिडेविट में कोर्ट में हलफनामा लगाया, लेकिन कोर्ट ने उसको मानते हुए बताया कि जितने भी हलफनामा लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। लिहाजा इस मामले पर पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं उसको लेकर तत्काल प्रभाव से क्यों ना इन पर कार्रवाई की जाए और हजरतगंज कोतवाली को निर्देशित किया गया है इन पर जो पुलिसकर्मी हैं इनकाउंटर में शामिल थे उन पर बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पूजा, दोनों ही मामलों में अपडेट हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाई है। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि अब आगे बढ़ेंगे। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में बढ़ रहे केसों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राजधानी लखनऊ के लामाटीनियर बॉयज कॉलेज के साथ प्रयागराज के एक स्कूल में स्टाफ के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार हाई अलर्ट पर है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के सरकार ने फोकस टेस्टिंग को बढ़ाया है, जिसके चलते स्कूल कॉलेजों में रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। अब अगले 4 दिनों तक संस्थानों में रैंडम जांच की जाने वाली है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के हर जिले में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना देने के लिए सभी होटल्स भी निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन पूजा, भारत में नए स्ट्रेन को लेकर भी अब जो है चीजें वो निकलकर सामने आ रही हैं। ठीक है, तो दिनेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास, जिस तरीके से लामाटीनियर बॉयज कॉलेज में इस तरीके की घटना देखने को मिली है और अब संक्रमितों के आंकड़े में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है सूबे के अंदर, क्या कुछ तैयारी सरकार की? जी पूजा, जैसा आपको बता दूं कि 2 दिन पहले लामाटीनियर बॉयज कॉलेज है जो शहर का प्रतिष्ठित, राजधानी लखनऊ का प्रतिष्ठित स्कूल है, उसमें 1 दर्जन के करीब बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उनका टेस्ट कराया गया, जो कल देर रात उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जैसे ही लामाटीनियर कॉलेज में पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। साथ ही मुख्यमंत्री भी अचानक आनंद फानन में बैठक बुलाई, बड़ी बैठक बुलाई। हालांकि मुख्यमंत्री कोविड-19 को लेकर लगातार उनका सेल बना हुआ है, उसको लेकर डेली बैठक कर रहे थे। लेकिन जब लामाटीनियर कॉलेज में बच्चे पॉजिटिव पाए गए तो उसको लेकर उन्होंने बैठक बुलाई। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया और हर जगह अभी जो केसेस है टेस्ट करने की प्रक्रिया उनकी तेज हो गई है। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यहाँ जनपद लखनऊ में पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सूबे के अंदर दूसरे चरण का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है अंजलि, और बुजुर्गों को इस चरण में जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ में 45 साल से ज्यादा के 45 साल तक के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाने वाला है। तारीख बहुत नजदीक आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आपको मिलने वाली है तो आप एहतियात छोड़ दीजिए। एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और मास्क लगाए रखना और सोशल डिस्टेंसिंग
क्रॉसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां सावधानी जो है वो हटी, दुर्घटना घटी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।